नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। एक साथ चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। दीपम ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए परिसंपत्ति आकलनकर्ता नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव निवेदन आमंत्रित किया है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लीगो इंडिया प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद विज्ञान में अगला कदम होगा। दिल्ली की उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति प्रदान की। गंगा नदी की सफाई का मिशन प्रगति पर है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर संघीय व्यवस्था के एक टॉपिक से है। एक साथ चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की पड़ताल करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। एक साथ चुनाव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराया जाएगा। ऐसा करने से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन दोनों चुनावों के लिए मतदान कर सकेंगे। वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ आयोजित होते थे। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया और इस तरह से राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाने लगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में कई प्रमुख सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि एक साथ चुनाव आयोजित करने का विचार 1983 में चुनाव आयोग ने प्रस्तावित किया था। वर्ष 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में शासन व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया था। वहीं संसद की स्थायी समिति 2015 और नीति आयोग ने 2016 में ये सुझाव दिए थे कि चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो सकता है। हालांकि एक साथ चुनाव के पक्ष में कई तर्क भी हैं और कई तर्क इसके विपक्ष में भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पक्ष में हुए तर्कों के बारे में। दरअसल बार बार चुनाव आयोजित कराने पर होने वाले खर्चे में इससे कमी आएगी और बार बार चुनाव होने से लंबी अवधि तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। इससे नीतिगत पंगुता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बचा जा सकता है। सुरक्षा बलों को बार बार चुनावों में तैनात करने से अन्य सुरक्षा उद्देश्यों में उनकी भूमिका प्रभावित होती है और एक साथ चुनाव होने से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। वहीं विपक्ष में ये कहा गया है कि परिचालनात्मक व्यवहार्यता संबंधी चुनौती विद्यमान है। उदाहरण के लिए एक साथ चुनाव चक्र को पहली बार कैसे समकालिक बनाया जाएगा। लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती और विस्तार में संवैधानिक चुनौतियां मौजूद हैं। इस कटौती या विस्तार के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधनों की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83, 84, 172, 174, 356 आदि में संशोधन करना होगा। राष्ट्रीय और राज्य संबंधी मुद्दे अलग अलग होते हैं और इसके अलावा एक साथ चुनाव से मतदाताओं का निर्णय प्रभावित हो सकता है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दीपम ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए परिसंपत्ति आकलनकर्ता नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव निवेदन आमंत्रित किया है। दीपम यानी कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। इसके प्रस्ताव निवेदन आमंत्रण का उद्देश्य आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की परिसंपत्ति का आकलन करना है, साथ ही इसके रणनीतिक विनिवेश में अपेक्षित सहायता प्रदान करना है। विनिवेश का मतलब है सरकार द्वारा किसी सरकारी उपक्रम की परिसंपत्तियों की बिक्री या परिसमापन। आमतौर पर इन परिसंपत्तियों में केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएं या अन्य निश्चित परिसंपत्ति शामिल होती है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। रणनीतिक विनिवेश का मतलब है किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण से, साथ ही इसमें सरकार की 50% तक शेयरधारिता या सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशत तक अंशधारिता की बिक्री से भी है। रणनीतिक विनिवेश नीति 2021 के मुताबिक मौजूदा CPSEs सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां इसके तहत आती हैं। विनिवेश किए जाने वाले क्षेत्रकों का दोहरा वर्गीकरण होता है। एक होता है रणनीतिक क्षेत्रक, इसमें शामिल केवल कुछ क्षेत्रक के CPSEs का परिचालन ही जारी रखा जाएगा,
बाकी बचे हुए CPECs का निजीकरण कर दिया जाएगा या अन्य CPECs के साथ विलय कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज तथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। और गैर रणनीतिक क्षेत्र में शामिल सभी CPSEs का निजीकरण किया जाएगा या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक विभाग है। इसका कार्य रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण, अल्प हिस्सेदारी की बिक्री और पूंजीगत पुनर्संरचना से संबंधित कार्यों की देखरेख करना है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो इंडिया प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद विज्ञान में अगला कदम होगा। तो ये टॉपिक साइंस एंड टेक से संबंधित है और इस बार के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, स्पेशली चंद्रयान, लीगो, आदित्य L1। तो इनको जरूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा आप लोग। लीगो इंडिया एक योजनाबद्ध उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। ये ऐसी वेधशालाओं के विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में स्थित होगी। इसे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थापित किया जाएगा। इसे 2030 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना को 2016 में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसका निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। लीगो भारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वेधशाला ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों और अन्य खगोलीय परिघटनाओं की प्रकृति सहित ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। साथ ही ये वेधशाला अंतरिक्ष में कहीं भी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोत को चिन्हित करने की क्षमता में सुधार करेगी। लीगो की कार्यप्रणाली में वेधशाला में 4 किलोमीटर लंबे 2 निर्वात कक्ष शामिल हैं। इन्हें एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर बनाया जाता है। निर्वात कक्षों के अंत में अत्यधिक परावर्तक दर्पण स्थापित किए जाते हैं। दोनों वैक्यूम रूम्स में एक साथ प्रकाश किरणें निर्मुक्त की जाती हैं। सामान्य परिस्थितियों में दोनों कक्षों से प्रकाश किरणें एक साथ वापस आती हैं। यहाँ दोनों किरणों के अवस्थिति कोण के अंतर की उपस्थिति एक गुरुत्वाकर्षण तरंग की मौजूदगी को दर्शाती है। गुरुत्वीय तरंगें अंतरिक्ष में 2 विशाल पिंडों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें स्पेस एंड टाइम में लहर पैदा करने के लिए स्रोत से दूर सभी दिशाओं में गति करती हैं। ये अति प्रबल और ऊर्जावान तरंगें हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में बताया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार 2015 में लीगो वेधशाला में पर्यवेक्षण किया गया था। अगला टॉपिक है दिल्ली उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति प्रदान की है। स्टेम सेल थेरेपी यानी SCT रीजनरेटिव चिकित्सा का एक रूप है। इसके तहत इन्फ्लेमेशन को कम करके और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करके शरीर के भीतर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत की जाती है। रीजनरेटिव चिकित्सा ऊतकों और अंगों को ठीक करने तथा उम्र बढ़ने, बीमारी, आघात या अन्य दोषों के कारण घट चुकी कार्य क्षमता को बहाल करने के लिए नए उपचार विकसित करने और उन्हें प्रयोग में लाने पर केंद्रित है। स्टेम सेल थेरेपी में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि हार्वेस्टिंग, इसके तहत दाता से स्टेम कोशिकाओं को प्राप्त किया जाता है। कंडीशनिंग, इसके तहत प्रत्यारोपण के लिए ग्राही के शरीर को तैयार किया जाता है। तीसरा है स्टेम कोशिकाओं का प्रत्यारोपण तथा रिकवरी यानी सुधार की प्रक्रिया। नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 के अनुसार स्टेम कोशिका से व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग नई दवाओं के रूप में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी डॉक्टर जो SCT का उपयोग करेगा उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। स्टेम कोशिकाएं विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं। ये अलग अलग तरह की कोशिकाओं जैसे कि मांसपेशी कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं और मस्तिष्क कोशिकाओं के रूप में विकसित होने में सक्षम होती हैं। स्टेम कोशिकाओं के प्रकार हैं भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं। ये जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है और एक शिशु का रूप लेता है, तब ये स्टेम कोशिकाएं उसके लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। वयस्क स्टेम कोशिकाएं किसी जीव के विकसित होने पर नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती हैं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करती हैं। वहीं इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं या IPS कोशिकाएं, ये स्टेम कोशिकाएं वैज्ञानिक विधि से प्रयोगशाला में तैयार की जाती हैं। ASD यानी ऑटिज्म एक तंत्रिका संबंधी और विकास प्रक्रिया संबंधी विकार है। ये लोगों के दूसरों के साथ अंतरक्रिया करने, संवाद करने, सीखने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। लगभग 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त होता है।
और अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक नदी संरक्षण या जल संरक्षण से संबंधित है। गंगा नदी की सफाई का मिशन प्रगति पर है। सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करना था। हालांकि बाद में सरकार ने कार्यक्रम की अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया था। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्यवार वित्त आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उसके राज्य तथा जिला समकक्ष निकायों या मिशनों द्वारा किया जा रहा है। नमामि गंगे के मुख्य स्तंभों में शामिल है सीवेज उपचार, रिवर फ्रंट विकास, नदी सतह की सफाई, वनीकरण, जैव विविधता, लोक जागरूकता, अपशिष्ट प्रबंधन और गंगा ग्राम। मिशन की वर्तमान स्थिति पर अगर एक नजर डालें तो दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित 409 परियोजनाओं में से केवल 232 परियोजनाएं ही चालू अवस्था में हैं। अधिकतर परियोजनाएं सीवेज अवसंरचना के निर्माण से संबंधित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुपचारित घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट जल गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। 5 प्रमुख बेसिन राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इनमें प्रतिदिन 11,765 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। बावजूद इसके केंद्र ने 2026 तक केवल 7,000 MLD सीवेज के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला टॉपिक है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित किया। ये निर्णय प्रत्याशी द्वारा संपत्तियों के मूल्य का गलत खुलासा करने, कर चोरी करने आदि सहित उसके भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के आधार पर किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उच्च न्यायालय को कुछ आधारों पर चुनाव को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। एक बार चुनाव अमान्य घोषित हो जाने पर सदस्य को अपना पद त्यागना होता है। फैसले से असहमत पक्ष उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। विधायिका के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण 3 स्थितियों में किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के सब क्लॉज 4 के तहत यदि विधायिका के किसी सदस्य को 2 वर्ष से ज्यादा के कारावास की सजा होती है तो उसे सजा की अवधि तक तथा इसके अतिरिक्त 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाता है। वहीं संविधान की 10वीं सूची में भी दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 102 का सब क्लॉज 1 और 191 का सब क्लॉज 1 ये संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित हैं। इनके तहत अयोग्यता के आधारों में लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना या फिर वैध नागरिकता न होना शामिल है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। मिताक्षरा कानून। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुई संतान हिंदू अविभाजित परिवार में माता पिता की संपत्ति की हकदार होगी। ये व्यवस्था मिताक्षरा कानून द्वारा शासित है। मिताक्षरा कानून उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू कानून है। ये हिंदू अविभाजित परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को शासित करता है। इसके अनुसार पुत्र, पोते और पोते के पुत्र का जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार होता है। ये कुछ सीमाओं के साथ पैतृक संपत्ति में पुत्रियों के अधिकार को भी मान्यता देता है। अगला टॉपिक है 9 डैश लाइंस। चीन ने अपने नए मानचित्र में 9 डैश लाइंस को चीनी राज्य क्षेत्र के रूप में दिखाया है। इसलिए मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस ने इस मानचित्र को खारिज कर दिया है। चीन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। ये दावा चीन द्वारा 1940 के दशक के मानचित्र पर उकेरी गई यू आकार की काल्पनिक 9 डैश लाइन रेखाओं पर आधारित है। इसमें पैरासेल्स और स्प्रेटली सहित विविध द्वीप शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अभिसमय अंक्लोज की स्थायी मध्यस्थता अदालत ने फैसला सुनाया है कि इस क्षेत्र में चीन के दावे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगला टॉपिक है दोहरे उपयोग वाली मदों का निर्यात नियंत्रण। हाल ही में सरकार ने दोहरे उपयोग वाली मदों पर निर्यात नियंत्रण को बढ़ाने की घोषणा की है। इससे ऐसी वस्तुओं तक गैर राज्य अभिकर्ताओं और आतंकवादियों की पहुंच को रोका जा सकेगा। दोहरे उपयोग वाली मदों में वस्तुएं हैं सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी जिनका असैन्य और सैन्य दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे रासायनिक और जैविक उपकरण आदि। वर्तमान में भारत की नियंत्रण सूची को स्कोमेट यानी विशेष रसायन जीव सामग्री
सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी सूची कहा जाता है। इस सूची में वर्णित दोहरे उपयोग वाली मदों का निर्यात भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुसार विनियमित होता है। इस सूची में शामिल मदों का निर्यात या तो निषिद्ध है या फिर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अलग अलग नामित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से निर्यात प्राधिकार के तहत इसकी अनुमति दी जाती है। अगला टॉपिक है कोयला लिंकेज का युक्तिकरण। कोयला मंत्रालय ने कोयला लिंकेज का युक्तिकरण नामक एक नीतिगत पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों से उपभोक्ताओं तक कोयले के परिवहन की दूरी को कम करना है। इससे परिवहन की लागत कम होगी और कोयले से विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के माध्यम से कोयला आधारित सार्वजनिक उपक्रम एक अधिक संधारणीय ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे। अब तक लिंकेज के युक्तिकरण के 4 दौर या चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें 73 ताप विद्युत संयंत्रों को कवर किया गया है। लिंकेज के युक्तिकरण के परिणाम स्वरूप कुल 92.16 मिलियन टन कोयले का युक्तिकरण हुआ है। इससे सरकार को वार्षिक रूप से लगभग 6,240 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने के उद्देश्य से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगती है। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य में साल, साजा, टेंसा, कारा और हल्दू प्रजातियों की वनस्पति मिलती है। वहीं जीव जंतुओं में यहाँ पर तेंदुआ, लकड़बग्घा, लोमड़ी, भालू, चीतल, जंगली भैंस और नीलगाय पाई जाती है। यहाँ घने जंगल और खुली घास भूमियां पाई जाती हैं। साथ ही सकरी नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। अगला टॉपिक है सुकापाइका नदी। ओडिशा सरकार ने सुकापाइका नदी का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है। ये नदी महानदी की एक सहायक नदी है। ये कटक जिले के आयातपुर गांव में महानदी से अलग होती है तथा महानदी में फिर से मिलने से पहले लगभग 40 किलोमीटर तक बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं विरूपा, चित्रोपतला, गेंगुटी और लून, और बाएं तट की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब। दाहिने तट की सहायक नदियां हैं ओंग, तेल और जोंक। अगला टॉपिक है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दर्जा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने से NCERT को अब कई तरह की अनुमति होंगी। वो अपने स्वयं की स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री प्रदान कर सकता है। उसे अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करने, पाठ्यक्रम संरचना निर्धारित करने, परीक्षा आयोजित करने और प्रबंधन सहित अन्य मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी। विश्वविद्यालय के अलावा किसी विशेष क्षेत्र में उच्च मानक का कार्य करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत करती है। पुलिकली यानी बाघ नृत्य। पुलिकली केरल का एक लोक नृत्य है। ये ओणम त्योहार के दौरान निष्पादित किया जाता है। इसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ की त्वचा की तरह पीली, लाल और काली धारियों से रंग लेते हैं। वे तकिल, उडुक्कू और चेंदा जैसे पारंपरिक आघात वाद्य यंत्रों की ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का मुख्य विषय बाघ का शिकार है। इसमें प्रतिभागी बाघ और शिकारी की भूमिका निभाते हैं। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। महेंद्रगिरी वाई 12,654 प्रोजेक्ट 17A के 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी का मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से जलावतरण किया गया। इसका महेंद्रगिरी नाम ओडिशा में पूर्वी घाट में स्थित एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट युद्धपोत का अनुवर्ती वर्ग है। ये शिवालिक श्रेणी का है। प्रोजेक्ट 17A में बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। प्रोजेक्ट 17A जहाजों को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने स्वयं डिजाइन किया है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। मालती मैम उर्फ मंगरी ओरंग। मंगरी ओरंग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असम की पहली महिला शहीदों में से एक के रूप में जानी जाती हैं। वे असम के चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान की अग्रणी सदस्यों में से एक थी। वर्ष 1921 में औपनिवेशिक काल के दौरान विदेशी शराब और अफीम के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। मालती मैम दृढ़ संकल्प और साहस की प्रतिमूर्ति थी।
और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे इस स्थल के बारे में। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। ये उत्तरी अफ्रीका में है। इसकी सीमा से सटे हुए देश हैं मिस्र, सूडान, नाइजर, चाड, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। लीबिया की भौगोलिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नफसाह पठार और अल जिफ्राह मैदान है, अख्दर पर्वत है और सहारा पठार है। लीबिया में कोई बारहमासी नदी नहीं है। यहाँ उच्च क्षेत्रों में जमजम जैसी कई सूखी वादियां हैं, यानी कि मौसमी जलधाराएं हैं, जो वर्षा के दौरान आई आकस्मिक बाढ़ के जल से भर जाती हैं। लीबिया का उच्चतम बिंदु है बिक्कू बिट्टी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।